आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर से पहले हम आपकी तवज्जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की तरफ दिलाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। बिल पास नहीं होने पर इसे जेपीसी के पास भेजा गया। बिल की मुखालफत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया, जो कि 13 सितंबर बरोज़ जुमा यानी आज ख़त्म हो रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए से जेपीसी को ऑनलाइन दरख्वास्त भेजने के लिए एक बड़ी मुहिम चल रही है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन करें, इसे जेपीसी को मेल करें जो आपके बिल के खिलाफ आपकी एक दरख्वास्त होगी। तो बिना किसी देरी के आपको न सिर्फ खुद क्यूआर कोड स्कैन करके मेल करना चाहिए, बल्कि अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी इस बिल के खिलाफ दरख्वास्त देने के लिए कहना चाहिए। और आप जानते हैं कि इस बिल का मकसद कितना खतरनाक है, तो थोड़ी भी देर ना करें। और अब हेडलाइंस पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखनऊ। लोहिया संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत, बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेंदुए और आदमखोर भेड़िए आए नजर। मुरादाबाद में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश में बारिश का बढ़ता कहर। लखीमपुर खीरी जिले की शारदा नदी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर। और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने जनता से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन ने इतना फैसिलिटेट किया है। उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी, याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी होगी कि आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, यह संभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है, हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का स्वागत किया है और साथ ही कहा कि ये संविधान की जीत है। सोशल मीडिया साइट एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय एवं जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती भी रहेगी। लखीमपुर खीरी में सहकारी समिति के चुनाव के नामांकन के दौरान फूलबेहड़ में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका मंजू त्यागी द्वारा पर्चा छीने जाने के मामले में आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रत्याशी एवं
पूर्व विधायकों में कार्यकर्ताओं संग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि विधायिका मंजू त्यागी द्वारा अधिकारियों की मौजूदगी में पर्चा छीना गया, जिसके सबूत मौजूद हैं। इसका हमारे प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन पर पुलिस ने लाठियां चलाई, उन्हें चोटें आईं। हम लोग डीएम से मिलकर कल हुए प्रकरण की पूरी जानकारी देंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया कि डीएम को पूरी प्रकरण की जानकारी दी जाएगी और हमें अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। हम सभी अपने सारे संचालक मंडल द्वारा जो है पर्चा लिया गया चुनाव अधिकारी से। पर्चा लेने के बाद हम लोग ने पर्चा भरा और उसके बाद आरओ के दफ्तर में जाके उस सभी 9 संचालक मंडल का हमने पर्चा आरओ के हाथ में सौंपा। उसकी वीडियोग्राफी है और फोटोग्राफ भी हमारे पास है। उसके कुछ ही क्षण बाद मौजूदा एसडीएम साहब उसी कमरे में मौजूद थे, सीओ धौरारा और 1-2 इंस्पेक्टर मौजूद थे। मंजू त्यागी जी अपने 3-4 गुर्गों के साथ आई और सारे पर्चे आरओ के हाथ से छीन के ले गए। पुलिस ने नहीं रोका, एसडीएम साहब ने भी नहीं विरोध किया। उसका वीडियो एविडेंस है हमारे पास। और जो सुनील सिंह का माननीय सुनील सिंह का जो आरोप है कि वो अपने लोगों के पर्चे बचाने गई थी, आरओ की सूची है मेरे पास, उनके रजिस्टर की फोटो है। विधायक द्वारा या उनकी पार्टी द्वारा एक भी पर्चे वितरित नहीं हुए। मुजफ्फरनगर मीरापुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जमकर मेहनत की जा रही है। वहीं उपचुनाव से ठीक पहले किसान परिवार से आने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विदित चौधरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र सीकरी में इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने, जहां मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी और सैकड़ों समर्थकों ने फूलमालाओं के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कमेटी के मनोनीत राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी का स्वागत किया। इस मौके पर सैयद मुनीर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है। देखिए, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूत होने चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं जो लगातार लोगों से संपर्क साधते हुए हैं। हमारी ब्लॉक कमेटियां अच्छे रूप से कार्य कर रही हैं और अध्यक्ष जी का एक उद्देश्य है कि मैं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हर एक गांव में अपना गांव लेवल पर बीएलओ की नियुक्तियां करूं, बूथ लेवल पर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का कार्य करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पर्यवेक्षक यहाँ 3 तारीख को आए थे और पर्यवेक्षक साहब ने यहाँ पर कांग्रेस के लोगों से आवेदन मांगा था। तो हमारे लिए ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि 40 से ज़्यादा आवेदन यहाँ इस विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, जिन्होंने अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने में व्यक्त की है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन नहीं था, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। हम तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से एक अनुरोध कर रहे हैं कि यदि लोकसभा के चुनाव में हमने बड़ा दिल दिखा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने का कार्य करें, विधानसभा के चुनाव में वो भी। खबर जौनपुर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद पर उनके पूर्व प्रतिनिधि ने जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि 12 तारीख की रात बाइक सवार 5 लोगों ने उनके साथ मारपीट की तथा उनका मोबाइल छीन लिया, जाते हुए धमकी भी दी कि अगर नदीम जावेद के खिलाफ कुछ भी बोला या सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा तो अगली बार जान से मार देंगे। कल रात 8 बजे शक्कर मंडी चौराहे के पास मेरे साथ छिनैती की और मारपीट की घटना हुई। भूतपूर्व विधायक नदीम जावेद, जो यहाँ 2012 से 17 तक विधायक थे, उनके गुर्गों ने मेरे साथ मारपीट की और ये कहा कि अगर नदीम जावेद के ख़िलाफ़ कुछ भी तुम बोलोगे या सोशल मीडिया पे लिखोगे, अभी तो मार के जा रहे हैं, मोबाइल छीन के जा रहे हैं, अगली बार तुम्हारी हम लोग हत्या कर देंगे। तो उसी के लिए मैं आज रात में जब घटना हुई है तो मैंने शक्कर मंडी चौकी पर मौखिक सूचना वगैरह दी थी। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था अपनी एप्लीकेशन लेकर कि साहब मेरे साथ न्याय किया जाए। ये बड़े दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, मैं इसलिए आया था कि साहब मुझे। उत्तर प्रदेश से लगातार तेंदुए और आदमखोर भेड़िए की खबरें सामने आ रही हैं।
इस दौरान मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुए देखे गए हैं, जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र के गांव मधुआ खालसा से तेंदुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आदमखोर तेंदुआ साफ देखा जा सकता है। मधुआ खालसा और चांदखेड़ी लिंक रोड का ये वीडियो है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा कार के अंदर से तेंदुए को कैमरे में कैद किया गया। उससे पहले गांव बैरमपुर में तेंदुए को कैमरे में कैद किया गया। वहां पर तेंदुआ एक पेड़ से छलांग लगाता नजर आया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और वन विभाग को मामले की सूचना दे दी गई थी, लेकिन सूचना के बाद भी कोई अधिकारी संज्ञान लेने को नहीं आया। तेंदुआ दिखने से किसानों में डर का माहौल है। को हमने सूचना करी, वन विभाग की टीम को हमने सूचना करी, वो लोग आए। उसने जो हमारे ये डीएफओ साहब हैं एक मेरे ख्याल से, हमने उनसे सूचना दी उन्हें। वो बोले ना मैं तुम्हें फला अधिकारी का नंबर दे रहा हूँ जिला स्तर के, हम मेरा नाम मत बताना, मेरा नंबर मत बताना। हमने उन्हें सूचना करी। उसने बोला ना मैं आपके पास वन विभाग की टीम भेजूंगा। वो दोपहर में आए। दोपहर में आने के बाद घूमे घामे यहाँ का मौका मुआयना करा और बोले ना यहाँ अभी फिर दिखाई दे तो हमें सूचना देना। और आगरा से भी जंगली जानवर भेड़िए ने आगरा के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर जंगली जानवर को खदेड़ा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। का सौंदर्यीकरण के साथ उद्घाटन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलक्षेत्र आगरा जोन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित और जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन भी मौजूद रहे। वहीं एडीजी अनुपम कुलक्षेत्र ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारे कोई भी भवन जर्जर हालत में ना रहे। ये एक पहल है। फिरोजाबाद में थानों का सौंदर्यीकरण होना अच्छी पहल है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित क्योंकि थाने का जो अपग्रेडेशन हुआ है उसकी इनॉग्रेशन की सेरेमनी थी यहाँ पर, और एसएसपी फिरोजाबाद और उनकी समस्त टीम द्वारा इस लक्ष्य को लिया गया कुछ 2 महीने पहले, और ये डिसाइड किया गया कि जो थाने की स्थिति है, जो भवन की स्थिति है, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। और इसको पर्सनली खुद ही एसएसपी साहब ने लगकर इसमें कार्रवाई की है। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने रुड़की के सोहलपुर गांव पहुंचकर तालाब में डूबकर मरने वाले युवक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं एवं विधायकों पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मामले में 5 अक्टूबर को हरिद्वार जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। योगी साथी जो यहाँ सुरक्षा देख रहे हैं वो भी है कि मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हरियाणा चुनाव की वोट 4 तारीख को 3 तारीख को पड़ रही है। आप 4 तारीख का आंदोलन रख लो, मुझे कोई काम नहीं है। मैं वहां भी ताकत इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि वहां भी हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। 3 तारीख को वोट पड़ेंगे। अध्यक्ष जी आप 4 तारीख का कार्यक्रम रख लो और हम देश भर के लोग यहाँ जुटेंगे। जिला मुख्यालय पर आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि आंदोलन तो हरिद्वार में होगा और पता पूरी दुनिया के लोगों को लगेगा। मेरी बात को आप याद रखना, हरिद्वार हमारी शक्ति को जानता नहीं जानता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो बातें हैं वो सभी भाई चंद्रशेखर जी ने कह दी हैं और मुझे लगता है कि इनके कहने के बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है और उस क्रांति का आह्वान भाई चंद्रशेखर जी ने कर दिया है। और ये अलख जो है अब तब तक लगातार जलती रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक अनिश्चित
खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को गेस्ट हाउस में 6 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। बता दें कि नंदगंज थाना इलाके के बलवंत होटल में पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापेमारी की। छापे के दौरान गेस्ट हाउस में 6 युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस को सीज कर दिया है। आज दिनांक 12/8/24 को थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर एसडीएम सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे इलाके के गांव सिलाई कढ़ाई केंद्र के संचालिका पर 3 युवतियों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। स्थानीय पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गांव की एक महिला ने आकर एक तहरीर दी है थाने पर 11 सितंबर को। उनका ये कहना था कि वो एक मुस्लिम महिला के यहाँ ड्रिलिंग सीखने जाती थी। वहाँ पे उस महिला के एब्सेंस में उसके हस्बैंड के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की गई और उसमें कन्वर्जन का दबाव बनाया। मैनपुरी के थाना बिछवा के ग्राम करीमगंज में 5 माह पहले एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पिता ने बेटी की हत्या के आरोप लगाया था, अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। प्रशासन ने शव को कब्र से निकलवाकर महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी दी है। आगे की तफ्तीश जारी है। 4 माह बाद महिला का शव निकाल कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए 28 मार्च में एक महिला है आसफा, ये करीमगंज थाना बिछवा की रहने वाली थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जिसको दफना दिया गया था। बाद में इनके पिता मेंबर हसन हैं, इन्होंने एक तहरीर दी कि दहेज के लिए उसकी लड़की को हत्या किया गया और उसका शव को बिना उनकी सहमति के, बिना पोस्टमार्टम कराए हुए दफना दिया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की जंक्शन चौकी इलाके के गांव सुल्तानपुर में चाचा ने अपने ही भतीजे पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर चाचा भतीजे में मामूली विवाद हुआ। मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने आरोपी चाचा को अपनी हिरासत में ले लिया। जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नगर के जंक्शन चौकी क्षेत्र से संबंधित एक प्रकरण है। आज दिनांक 12 सितंबर को ग्राम सुल्तानपुर में एक ही परिवार के 2 सदस्यों द्वारा साथ बैठ के शराब का सेवन किया जा रहा था। इस दौरान दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा अपने भतीजे के ऊपर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर तत्काल थाना पुलिस ने पहुंच के अभियुक्त को अपनी हिरासत में ले लिया है। फील्ड यूनिट की टीम को भी तत्काल मौके पर बुला लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत भेज दिया गया। बुलंदशहर के अनिया ब्लॉक इलाके के पहाड़पुर गांव में 3 दिन से लगातार भारी बारिश होने की वजह से यहां आम जनजीवन व्यस्त है। हालत यह है कि लोगों के घरों की छतों से पानी टपकना शुरू हो गया है। लोग अपने घरों को जाने से भी कतरा रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने कहा, आपको दिखाते हैं। मेरा नाम किरण है। अच्छा, गांव कौन सा है? पहाड़पुर। अच्छा, क्या हुआ रात भर? बताइए, बच्चों को लेकर बारिश में बाहर दीवार बैठ गई, पीछे भाई और फट गई और गाड़ी पटिया लेकर के गिरा दे रहे। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बनबसा बैराज से लगातार पानी निकाले जाने के कारण एक बार फिर लखीमपुर खीरी जिले की शारदा नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसको लेकर बाढ़ के आने वाले खतरे की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक बार फिर नदी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं 20 से 25 यात्रियों को लेकर आ रही एक रोडवेज बस पानी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गई। इसमें बस में बैठे यात्री बमुश्किल बच सके। इसके अलावा तेज बहाव के कारण एक टैंकर भी पानी में पलट गया।
और अब मुंसिफ टीवी की खास खबर। वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ देने के लिए वक्त बहुत कम है, वक्फ इमलाक छीनने की तैयारी है। इसी सिलसिले में हम आपको दिखाते हैं मुंसिफ टीवी की एक खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 तजावीज़ के लिए वक्त बहुत कम है। मुसलमानों जागो, इसीलिए कि मुसलमानों का बाबरी मस्जिद का जख्म अभी मुंदमिल नहीं हुआ था कि मुसलमानों से वक्फ इमलाक छीनने की तैयारी है। जहां वक्फ इमलाक मुसलमानों की मदद का एक अहम जरिया है, अब वो भी खटक रहा है, क्योंकि रेलवे और महकमे दिफा के बाद वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है और वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसने अपनी जायदादें वक्फ फी सबीलिल्लाह की हैं, वो भी इसे वापस नहीं ले सकता और ना ही मंशाए वक्फ को तब्दील किया जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई दूसरा इसमें अपनी मंशा के मुताबिक फैसला कैसे कर सकता है। इस कानून और बिल को समझने और जानकारी रखने वालों का कहना है कि मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने की तैयारी है। कहने का मकसद यह है कि आपके बुजुर्गों ने जो बहुत कुछ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए छोड़ा है, इस पर पहले ही हुकूमतें भी काबिज हैं और गैरों के अलावा अपनों ने भी काफ़ी लूटा है। मुल्क के मुस्लिम दानिशवरान और सियासी लीडरान के मुताबिक अब वक्फ जायदादों पर हुकूमत की नीयत ख़राब है, क्योंकि ऐसा बिल दीगर मज़ाहिब के मानने वालों जैसे हिंदू इंडोमेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक और ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। क्यों? अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और मदारिस इस्लामिया की जायदादों को बचाया जाए, वरना इसके नुकसानात उठाने के लिए तैयार रहें। इसे अब बचाने का वक्त है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को इस सिलसिले में आम मुसलमान अपनी तजावीज़ भेज सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको मेल करना है, इंग्लिश या हिंदी में अपनी तजवीज़ रवाना करनी है और बताएं कि हम इस वक्फ बिल में किसी भी तरह की तरमीम के ख़िलाफ़ हैं जो मुसलमानों और वक्फ को नुकसान पहुंचाती है। और मेल ID नोट करें, jpcwaqf@sansad.nic.in। मेल तक पहुंचने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपकी गफलत नस्लों को नुकसान पहुंचा सकती है। जय हिंद।